हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो टूल्स हैं जो आप अप्लाई करें न्यूज़पेपर को स्टडी करने के लिए और आपका जो न्यूज़पेपर है वो 1 आवर या विद इन 1 आवर आपका कंप्लीट हो जाए। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनको न्यूज़पेपर के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका न्यूज़पेपर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें सही अप्रोच नहीं पता होती कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। तो मैं कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रक्चर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जिसका यूज़ करके, जिसको आप अपने मेंटल फ्रेमवर्क में डाल के न्यूज़पेपर को विद इन 1 आवर कंप्लीट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर के लिए वो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस वगैरह, न्यूज़ एनालिसिस वगैरह की वीडियोस वगैरह होती हैं, उस पर रिलाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप उन वीडियोस को देख तो सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन अल्टीमेट मोटिव है कि आपको वो स्किल खुद आनी चाहिए। तो क्या हम करें, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करें जिससे कि वो स्किल जो उस वीडियो में आपको प्रेजेंट की जा रही है वो स्किल आपका हो, वो चीज़ आप सीखें। सो वीडियोस जो है आप 10 दिन 15 दिन देख के रेफर कर सकते हैं समझने के लिए किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है, बट उस पर रिलाई करना, स्पून फीडिंग पे रिलाई करना, दैट इज नॉट फ्रूटफुल। ओके, सो आगे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्या हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि आपका न्यूज़पेपर का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए और सिर्फ 1 घंटे में आप अपने न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर पाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर हमें क्यों पढ़ना है, वाई न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है। तो सी फ्रेंड्स, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि इस देश के हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और एक स्टूडेंट को, और एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट, तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े आपका काम ही नहीं चलना। और अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की टेक्निक समझ गए आप, तो आपका प्रिपरेशन का 25% जो पोर्शन है, 25% जो पोर्शन है या 25% जो सिलेबस है वो आप इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बेनिफिट्स जानेंगे कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहली बात कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, चूंकि हम इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के बारे में बात करेंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी लैंग्वेज, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो पकड़ है, जो कमांड है, वो आपकी इंप्रूव होती है। सेकेंड थिंग, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होती है, ठीक है ना। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपका थिंकिंग हॉरिजॉन जो है वो एक्सपेंड करेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बेसिकली फ्रेम करने हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस हमें बनाने हैं तो हम किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। एंड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश में स्विच कर रहे हैं, या साउथ इंडिया के मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में जिनको डिफिकल्टी हो रही है, बेसिकली वो नेटिव लैंग्वेज में अपने सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो धीरे धीरे आप कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। सेकंड जो बेनिफिट है, अप टू डेट विथ करंट हैपनिंग्स, आपके देश में क्या चल रहा है, आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है, वो सारी जो चीजें हैं बेसिकली उनको आप जान पाएंगे। आसपास की जो चीज़ों को जान पाएंगे, कौन से इश्यूज अभी करंट टाइम में चल रहे हैं, इन चीज़ों को, उनके डिफरेंट प्रोज और कॉन्स को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उस पर एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। कहाँ डिबेट एंड डिस्कशंस में अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं भी, किसी भी, मतलब एक अपने फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कहीं भी आप अगर बातचीत करेंगे तो बेसिकली आप एक अवेयर सिटीजन की तरह आप डिबेट और डिस्कशन कर पाएंगे और अपने ओपिनियंस को रख पाएंगे, एंड यू विल बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन। ऑल राइट। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में तो बिना न्यूज़पेपर के आपका काम चल ही नहीं सकता। क्यों? यूपीएससी में न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट है, सबको पता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। देन इस न्यूज़पेपर का यूज करके आप मेंस की आंसर राइटिंग स्किल सीख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे। ओपिनियन बिल्डिंग, किसी भी इशू पे, कोई भी इशू चल रहा है अभी नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, उस पे आप अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जान सकते हैं, गवर्नमेंट का ओपिनियन जान सकते हैं, जो अपोजिशन है उसमें क्या फ्लॉज हैं, वो किस फ्लॉज को बेसिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, और इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल होगा न्यूज़पेपर, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट इश्यूज पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बहुत ही कंफर्टेबल वे में टैकल कर सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर से अप टू डेट हैं तो।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, कॉन्सेप्ट, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में, इन्वायरमेंट में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिकली क्या है। और हर दिन जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे आसपास के जीवन में उसका एप्लीकेशन किसी ना किसी वे में होता ही है। तो हमें अपनी लर्निंग स्किल्स को जो है वो हमेशा ऑन रखना है। हम कहीं भी रोड पे चलते हुए कई सारी चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हैं और एक ठेले वाले, एक रिक्शे वाले से भी लाइफ और उसके डिफरेंट वैल्यूज और एस्पेक्ट्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमें एक लर्निंग पर्सपेक्टिव डेवलप करता है और ये भी हमें सिखाता है कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेवर गेट बोर्ड एंड इट इज गोइंग टू बिकम योर लाइफ लॉन्ग हैबिट। मेरे साथ पर्सनली ये है कि जब भी मैं बोर होता हूँ, ठीक है, मैं न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगता हूँ और वो मुझे डिफरेंट डायमेंशन ऑफ थिंकिंग्स, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ओपिनियन और कई सारे हमारे आसपास, हमारे कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, रशिया में चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना और उन इशूज़ को समझना और खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो आप कभी भी लाइफ में बोर्ड फील नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर से जुड़ के ये सारी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो बहुत ही 5 रुपये 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑल राइट, अब न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें किन किन इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है और उन इश्यूज़ का बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के पास कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कि हम, जैसा कि आपको पता है कि प्रिपरेशन में 2 न्यूज़पेपर्स बेसिकली फेमस हैं, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। अब इनमें से कौन सा पढ़ें, एक पढ़ें या दोनों पढ़ें? फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन ये है कि आपने कई सारे टॉपर से भी सुना होगा, किसी एक न्यूज़पेपर को आप पिक करें, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। मैं जो है अभी करंट टाइम में द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं और इसको प्रीफर करता हूं क्योंकि मुझे इसका जो कवरेज है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने 1 ईयर 2 ईयर द हिंदू को ही फॉलो किया था, बट अभी के टाइम में एक्चुअली क्या है कि द हिंदू में जनरली अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो जनरली उनका एक लेफ्ट लीनिंग ओपिनियन होता है, तो वो काफ़ी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज वगैरह को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली फ्रेंड्स कि हमारा माइंडसेट जो है एक बहुत ही निगेटिव हो जाता है और चूंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट के साथ रह के काम करना है, तो हमें एक अनबायस्ड अप्रोच डेवलप करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे द इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। मतलब जहां पे किसी पॉलिसी का जो क्रिटिसिज्म करना है तो मतलब फेयर क्रिटिसिज्म या फेयर अप्रेजल ये बेसिकली करते हैं। इसमें जो भी राइटर्स लिखते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, जहां पे प्रेज करना है वहां पे प्रेज करते हैं। और सिंस माई ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हमारे कई सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, तो वो इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा लिखते हैं। जैसे सी राजा मोहन सर हो गए या प्रताप भानु मेहता सर हो गए या आशीष वार्ष्णेय सर हो गए, तो इनके आर्टिकल्स द इंडियन एक्सप्रेस में आते रहते हैं बेसिकली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडियन एक्सप्रेस को ज़्यादा प्रीफर करता हूं। तो मेरा सजेशन फ्रेंड्स यही रहेगा कि आप भी इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें, बाकी आप दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। जो अगर सपोज आप अगर हिंदी मीडियम से हैं या साउथ इंडियन बैकग्राउंड से है, तो सबसे सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, वोकैबलरी की प्रॉब्लम होती है कि हम आर्टिकल्स तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें इतनी टफ वोकैबलरी यूज होती है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन ये है, और ये मैं बिल्कुल जिस तरह से मैंने अपने वोकैबलरी को बिल्डअप किया है या न्यूज़पेपर को समझने के लिए जो मैंने अप्रोच अप्लाई किया, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी न्यूज़पेपर को समझने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने 15 डेज तक ये एक्सरसाइज किया कि जो भी मुझे वर्ड, अननोन वर्ड आ रहे हैं जिनका मैं मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूं, या जो भी ऐसे वर्ड्स या स्पेलिंग्स आ रही हैं जिनको बार बार आर्टिकल्स में यूज किया जा रहा है, उसका मैं एक लिस्ट बना लेता था। उसकी मीनिंग, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है ये मैं एक बार समझ लेता था और उस पर 4-5 सेंटेंसेस फ्रेम करता था, खुद से सोच के इंग्लिश में 4-5 सेंटेंसेस फ्रेम करता था। ये एक्सरसाइज मैंने 15 डेज तक फॉलो किया, और उसके बाद आप भी इस एक्सरसाइज को 15 डेज तक फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि
15 या 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि सिमिलर, बेसिकली न्यूज़पेपर का एक लैंग्वेज होता है, तो आप देखेंगे कि सिमिलर जो वर्ड्स हैं बार बार एक ही इन्हीं वर्ड्स को किसी ना किसी वे में यूज किया जा रहा है। तो अगर आप 15 डेज तक ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग भी हो जाएगी और आप न्यूज़पेपर के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कि विच आर्टिकल टू रीड, कौन सी आर्टिकल को, विच आर्टिकल टू रीड, कौन से आर्टिकल को बेसिकली हमें पढ़ना है, कि न्यूज़पेपर में इतना 12-13 पेजेस का न्यूज़पेपर है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल हमें पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये कैसे हमें पता लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको मैं लास्ट के जो मेरा फर्स्ट वीडियोस था स्ट्रेटजी वाला, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला, उसमें भी मैंने ये बताया था कि आपको सिलेबस को बिल्कुल क्रैम कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। 2-3 दिन में इसको आराम से आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का जो सिलेबस है उसको आप रट्टा मार सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सिलेबस रटना आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है, न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो पिक करने में हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस आपने सुना होगा मेंस की आंसर राइटिंग में हमें मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने होते हैं। ये डिफरेंट डायमेंशंस हम सिलेबस से ही ले पाएंगे। जैसे अगर आपने GS 1 अगर आप सिलेबस देखें तो GS 1 में बेसिकली है क्या, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, कुछ इन्वायरमेंट का भी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पोर्शंस भी हैं। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हो गए। अगर GS 2 की अगर आप बात करें तो GS 2 में आपका पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये इन डायमेंशंस को आप यूज करके अपने आंसर को आप मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। तो अगर आपको सिलेबस याद है तो वो ना कि सिर्फ आपको न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पिक करने में हेल्प करेगा, आपको आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मल्टीपल डायमेंशंस जनरेट करने में हेल्प करेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, अननोन क्वेश्चन, जिसके बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं आप, तो आप अपने इस सिलेबस वाले फ्रेमवर्क को यूज करके आप उस आंसर को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सिलेबस को आप रट्टा मार जाइए बिल्कुल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बार सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कैसे एक साथ सारे क्वेश्चंस देखें। तो या तो आप एक बार देख सकते हैं या ये कर सकते हैं कि जैसे कोई आर्टिकल आया, सपोज सोसाइटी से कोई आर्टिकल आया, ठीक है, सपोज वुमेन पे कोई आर्टिकल है और जेंडर न्यूट्रलिटी पे कोई आर्टिकल है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसमें देखें वुमेन पे बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको क्या दिखेगा, इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको डायमेंशन और डेप्थ पता लगेगा कि किस डेप्थ में किन डिफरेंट एंगल से मुझे इस आर्टिकल को पढ़ना है और उसका डिफरेंट डायमेंशंस क्या होगा और डेप्थ उसकी कितनी होगी। तो ये एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने आप ये एक्सरसाइज फॉलो करें, उसके बाद आप खुद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उसको किस किस वे में एनालाइज करना है वो आप पिक करने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो इशू आती है कि वन आर्टिकल, आप एक ही आर्टिकल को आपका स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे एडिटोरियल्स वगैरह तो आपको लगेगा कि एक ही आर्टिकल काफ़ी टाइम ले रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं और वो काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको वो फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि किस वे में हमें इस आर्टिकल को अप्रोच करना है, और दूसरा जो है कि आप पढ़ते समय चंकिंग या ग्रुपिंग को फॉलो करें, चंकिंग या ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करें। अब चंकिंग या ग्रुपिंग मेथड बेसिकली क्या होता है, तो ये बेसिकली स्मार्ट स्टडी स्पीड रीडिंग टेक्निक है बेसिकली। अब जैसे हम इंडियन मीडियम्स वाले या साउथ इंडिया से अगर हम हैं या इवन CBSE बोर्ड से भी, तो हमारी हैबिट होती है कि हम एट ए टाइम एक वर्ड को केवल देखते हैं और उसको सब वोकलाइजेशन करते हैं, मतलब मन ही मन उसको प्रोनाउंस करते रहते हैं। तो बेसिकली आपको करना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ देखना है, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ देखना है। मतलब कि अगर आप एक बार देख रहे हैं, जैसे मैं एक बात कहूं तो एक बार आप 3 या 4 वर्ड्स को एक साथ आप देखिए और उसका मीनिंग डिसाइफर करने की कोशिश कीजिए। ये अगर अप्रोच आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्विकली और स्मूथ वे में आप नेविगेट कर पा रहे हैं अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू। जैसे कि अगर न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि इस तरह से कॉलम वाइज न्यूज़ जो है वो छपे रहते हैं और एक कॉलम में बेसिकली 3 या 4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बस आपको एक व्यू में आप एक बार में एक वर्ड नहीं देखना है, आपको एक साथ चारों वर्ड को देखना है। मतलब एक साथ आपने बीच में कहीं आपने, ठीक है ना, अपने आईज को फोकस किया और आप इधर के और इधर के दोनों इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाएंगे। फिर तो इस तरह से कर्सरी आपको रीडिंग लेनी है,
ठीक है, और जहां समझने वाली चीजें वहां रुक के उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इशू आता है कि मेकिंग शॉर्ट नोट्स हम बनाएं या नहीं बनाएं, तो मेरा जवाब होगा पहले यस भी और नो भी। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीड करना, तो अभी आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। तो एक बार जब मैं फ्रेमवर्क डिस्कस कर लूंगा और आप थोड़ा 1-2 महीने पढ़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर छाप के एक दूसरा न्यूज़पेपर बना लेंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। और हाँ, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स बनाने की उतनी कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शनल के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, और वो भी किसी एक आर्टिकल में 2 और 3 लाइंस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं और इसका सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर में हमें फोकस कहाँ करना है, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं या किन चीज़ों पे हम फोकस करें न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैटली रीड करेंगे तो वहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आप पिक नहीं कर पाएंगे कि न्यूज़पेपर हमने पढ़ा लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको जाना ही जाना है। उसके बाद यू मस्ट कीप एन ईगल आई ऑन विच डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो कोई फैक्ट या डेटा जो अगर कोई यूज हुआ है तो उस पर आप अपना फोकस करेंगे। देन कमिटी रिपोर्ट्स पे, कोई कमिटी, जैसे कोई पर्टिकुलर कमिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की रही है और उसका रिपोर्ट आया है, तो उस कमिटी का नाम और उसके रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं उस पर आप फोकस करेंगे। बेसिकली कमिटी नेम, क्योंकि ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में कोट करने में काम आता है। जैसे कि अभी सिंपल मैं अगर एग्जांपल लूं, तो अभी आप अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ वगैरह टीवी में देख रहे होंगे, तो आप ही गवर्नमेंट ने बेसिकली मैरिज एज को इंक्रीज करने के लिए बिल पास किया है। तो उससे रिलेटेड जो कमिटी थी, दैट इज जया जेटली कमिटी। तो आपको इस कमिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसने क्या रिकमेंडेशंस वहां पे दी हैं। अगर इन कमिटी नेम को अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप कोट करेंगे, तो आपका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा और आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो फैक्ट एंड डेटा हो गया, कमिटी रिपोर्ट हो गया। देन नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, ठीक है, और उसका ग्राउंड पे इफेक्ट क्या होना है, मतलब पब्लिक को किस वे में इन्फ्लुएंस करेगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम और उसके साथ साथ हमें थिंकिंग करनी है कि मतलब हमें सोचना है कि हम इस स्कीम को अपने सिलेबस के किस पोर्शन से ये स्कीम रिलेटेड है, और हम कहाँ किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पे फोकस करना है हमें, एग्जांपल्स पे। कोई एग्जांपल्स, कोई केस स्टडीज। केस स्टडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टेट की गवर्नमेंट ने सपोज अच्छा काम किया हुआ है, तो वहां से उन केस स्टडीज को हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। कभी कभी आप एडिटोरियल्स में देखेंगे काफी ब्यूटीफुल स्टोरीज वगैरह यूज होती हैं, तो उन स्टोरीज के थ्रू आप एक अपनी स्टोरी, हाइपोथेटिकल स्टोरीज बिल्डअप कर सकते हैं, जिसको आप एसेज वगैरह में कोट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों का बार बार आपको एप्लीकेशन सोचते रहना है बैक ऑफ द माइंड, कि इसको किस पेपर में यूज करेंगे, किस आंसर में यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कीवर्ड्स। पीएसके स्टैंड्स फॉर पेपर स्पेसिफिक की। तो पेपर स्पेसिफिक की मतलब कीवर्ड्स, बेसिकली कीवर्ड्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में जो आपके लीडर्स के नाम हैं, जो इवेंट्स जो हैं और उसका डेट्स वगैरह जो है, और लीडर्स द्वारा लिखी गई जो बुक्स वगैरह हैं, वो क्या आपके कीवर्ड्स हो गए। ऐसे ही ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के कीवर्ड्स अलग होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, उसमें कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। मतलब कि इन कीवर्ड्स को अगर आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में, तो आपका आंसर जो है एक जनरलिस्टिक आंसर नहीं लगेगा। आप जब आंसर लिखोगे कीवर्ड्स यूज करके, तो आप ऐसा लगेगा कि ऐसे इस सब्जेक्ट का कोई जो नोन पर्सन है, कोई एक्सपर्ट है, वो इस आंसर को लिख रहा है। तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आप यहां से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लेसेस इन न्यूज। प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या लोकेशन है। जैसे ही कोई प्लेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई प्लेस अगर न्यूज में आता है, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी कोई न्यूज में आती है, तो आप उसी तुरंत के तुरंत उसको आप लोकेट, उसी दिन आप मैप पे उसको लोकेट करने की कोशिश करें अपने एटलस में या गूगल मैप्स के थ्रू उसको लोकेट करने की कोशिश करें। उसके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, कंट्रीज वगैरह हैं, नेबरिंग कंट्रीज वगैरह हैं, इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करें उसी दिन, जिस दिन ये न्यूज़ में आया उसी दिन। ऐसे क्या होगा कि आपको इन सारी चीज़ों से, मतलब प्लेसेस से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रीलिम्स में ये चीज़ें काम आएंगी। और जो नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, कहाँ पे आपको फोकस करना है,
शॉर्ट सेंटेंस बॉक्सेस, मतलब कि जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं उसमें जो हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स बेसिकली होती हैं, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बेसिकली शॉर्ट सेंटेंसेस में एक मतलब समराइज वे में उसका हेडिंग लिखा हुआ होता है। तो उसको पढ़ के, उसको ऑब्जर्व करके आप कम से कम शब्दों में, ठीक है, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है ये आप सीख पाएंगे। तो हमें शॉर्ट सेंटेंस बॉक्सेस पे, हेडिंग्स पे और सब हेडिंग्स पे फोकस करना है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में आपके काफी काम आएगा। और सब्जेक्ट और वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी आप इससे सीख पाएंगे, जिससे आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा। अब एडिटोरियल्स के लिए बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होगा कि एडिटोरियल्स को हम किस तरह से स्टडी करें ताकि हम सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर पाएं। तो सी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि लिंक विथ सिलेबस पार्ट। सबसे पहले कोई भी एडिटोरियल आता है तो आप उसको ये देखिए, ये सोचिए आप अपने आप से कि ये एडिटोरियल मेरे सिलेबस के किस पोर्शन से लिंक्ड है। इंटरलिंकिंग आपको बेसिकली देखनी है, GS 1 में है, GS 2 में या GS 3 में, कहां आप कैटेगराइज करेंगे और किस पर्टिकुलर टॉपिक से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए। और कुछ दिन के लिए, सारे टॉपिक्स के लिए तो मैं नहीं करूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है क्या, और आया है तो उसका डायमेंशन क्या क्या है, कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इतना साथ साथ करते हैं फ्रेंड, मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में 10-15 दिन आपको टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपका जो टाइम है जो आप न्यूज़पेपर में डिवोट करते हो, तो वो ड्रास्टिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी बेसिकली एडिटोरियल्स को पढ़ना। और आप एक एडिटोरियल को 10 मिनट में पढ़ के और उसका मीनिंग समझ सकते हो और उससे नोट्स जो है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। सेकंड जो थिंग है वो आपको ध्यान रखनी है एडिटोरियल पढ़ते टाइम, कि हमें इश्यूज पे फोकस करना है, इवेंट्स पे नहीं फोकस करना है। अब इश्यूज और इवेंट में डिफरेंस क्या है? इवेंट का मतलब कि जो एक बार कोई इंसिडेंट, ठीक है ना, अकर की और उसके बाद उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खत्म हो गया। और इशू का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर इशू है जो कि मतलब काफी 1 साल 2 साल पहले से चलती आ रही है, उसका अभी भी सिग्निफिकेंस है और फ्यूचर में भी उसका सिग्निफिकेंस होगा। तो इशू का मतलब कि रिकरिंग जो कोई फेनोमेना है, रिकरिंग कोई इशू है, रिकरिंग कोई इवेंट है, वो चले आ रही है, पास्ट में भी उसका मतलब इंपैक्ट था, अभी करंट में भी है और फ्यूचर में भी उसका इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये चीजें बेसिकली इश्यूज होती हैं, तो आपको इश्यूज को यहां पे पिक करना है। जैसे अभी काफी 1 साल से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आपने देखा कि वो कंटिन्यूअसली न्यूज में था। तो अभी देखो, अभी फिर से जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है 3 फार्म बिल्स, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आगे भी इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिल लेके आती है, तो दोज बिल्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो न्यूज में रहेंगे ही रहेंगे। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस अभी जैसे मैरिज एज, गवर्नमेंट ने मैरिज एज बढ़ाया, तो उस पर डिबेट डिस्कशंस चल रहे हैं। प्लस जैसे अभी अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, तो अभी गवर्नमेंट ने CBI डायरेक्टर और इन्फोर्समेंट ED जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके जो चीफ्स हैं उनका जो टेन्योर है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन फ्यूचर भी डिबेट और डिस्कशंस में रहेंगी ही रहेंगी। इसका प्रोज क्या हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करते रहना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, इंडिया US रिलेशंस हो गया, इंडिया चाइना रिलेशंस हो गया, इस पे कई तमाम आर्टिकल्स आते रहते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें इंडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें जो है हैपनिंग्स है वो चलती रहती हैं। लाइक इसका जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रिड्रेसल जो बॉडी है बेसिकली, उसमें कई सारे डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह कंट्रीज जो हैं, वो इंडिया जो शुगर, अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि शुगर केन पे जो इंडिया सब्सिडी दे रही है, उस पर इंडिया के अगेंस्ट जो है इन्होंने केस फाइल किया था। और केस में जो है इंडिया के अगेंस्ट जो है WTO की जो डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी है उसने मतलब डिसीजन दिया हुआ था। तो ये सारे बेसिकली इश्यूज हैं, ये फ्यूचर में भी चलते रहेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी एक पर्टिकुलर इशू पे तमाम आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में। अगर कोई पर्टिकुलर हैपनिंग हुई तो एक आर्टिकल पे, मतलब एक इशू पे 50, 60, 70 अगर आप काउंट करोगे, कोई अगर इंपॉर्टेंट इशू है तो उस पर 100-150 आर्टिकल भी आ सकते हैं। तो क्या हमें सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। किसी एक पर्टिकुलर इशू पे 2 से 3 जो आर्टिकल्स हैं वो मोर देन एनफ हैं, जो कि पूरा 360 डिग्री व्यू जो है उस आर्टिकल से रिलेटेड कवर करें।
तो एक इशू में केवल 2 और 3 ही अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो कि सारे उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर पाए। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 360 डिग्री व्यू क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट रीड फ्लैटली। आपको किसी भी आर्टिकल को, एडिटोरियल को फ्लैटली नहीं पढ़ना है कि बस देखा और पढ़ लिया। आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कोई भी आर्टिकल है तो उस पर आपको क्वेश्चंस माइंड में, आपके माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए कि भाई इसका वाई, ऐसे ये आर्टिकल जो है न्यूज में क्यों है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारा माइंड इस वे में डिजाइंड है फ्रेंड्स कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आंसर खोज के लाएगा। अगर आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉजिटिव आंसर खोज के लाएगा, अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो नेगेटिव आंसर खोज के लाएगा। देन स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेंड्स मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे एक कॉमन स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा। उस फ्रेमवर्क को आपको अपने दिमाग में छाप लेना है बिल्कुल, और आप चाहे कोई भी आर्टिकल पढ़ो आपको वही फ्रेमवर्क यूज करना है और वो खुद ब खुद वो सारे इंफॉर्मेशंस को पिक करके आपके माइंड्स को पहुंचाता रहेगा। और ये बेसिकली फ्रेमवर्क है वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, आपके माइंड को बेसिकली मैग्नेट बना देगा, जो क्या करेगा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उन इंफॉर्मेशंस को खुद ही फिल्टर आउट कर लेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इस फ्रेमवर्क पे अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं हम बेसिकली क्या फ्रेमवर्क, क्या स्ट्रक्चर, क्या फ्रेमवर्क हमें फॉलो करना है। और ये जो फ्रेमवर्क है फ्रेंड, ये आंसर राइटिंग की जो फ्रेमवर्क है उससे बिल्कुल कोरिलेटेड है। आंसर राइटिंग की जो फ्रेमवर्क है उससे बिल्कुल ही कोरिलेटेड है। मतलब कि हम जब कोई भी आंसर हमें लिखना है या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो हमको दिमाग में यही सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कोई सपोज एडिटोरियल का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, ठीक है, एडिटोरियल कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन होता है। बीच के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें, उसको आप बॉडी कह सकते हो, उसमें क्या होता है कि उस इशू को एनालाइज किया गया होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। और जो लास्ट का जो पैराग्राफ है वो बेसिकली कंक्लूजन होता है, जिसमें बेसिकली जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो ओपिनियन या वे फॉरवर्ड जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप इस न्यूज़ पे एडिटोरियल्स को पढ़ के आप ये देख सकते हो कि हमको कंक्लूजन कैसे लिखना है, अपने आंसर्स में हमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, कैसे हमें किसी आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे जो राइटर हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं तो कैसे वो अपने जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वे में वो किसी इशू को एनालाइज करते हैं और कंक्लूड कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम आंसर राइटिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग में बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन, देन बॉडी जिसमें हम डिफरेंट सब पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, एंड देन कंक्लूजन। एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा आंसर राइटिंग पर भी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि अपने आंसर राइटिंग का जो फ्रेमवर्क है और एडिटोरियल पढ़ने का जो फ्रेमवर्क है दोनों को बिल्कुल मर्ज कर लिया था मैंने। और आंसर राइटिंग मतलब मेरा माइंड हमेशा इसी वे में सोचता था कि अगर कोई आर्टिकल, कोई मैं एडिटोरियल पढ़ रहा हूं तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी में क्या है और कंक्लूजन में क्या है। मतलब कि ये अगर ये फ्रेमवर्क आपने माइंड में सेट कर लिया तो खुद ब खुद मतलब आपकी आंसर राइटिंग की भी स्किल और साथ में साथ न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की भी स्किल, दोनों स्किल साथ साथ डेवलप होगी और आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है माय फ्रेंड्स। अब इसमें एडिटोरियल पढ़ते समय कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना है हमें। तो पहला हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कोई आर्टिकल दिया हुआ रहेगा अगर और वो कोई इशू है तो उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पे प्रेजेंट किया रहेगा कि इन पास्ट हाउ दैट पर्टिकुलर इशू हैज इवॉल्व्ड। ओके, देन करंट स्टेटस क्या है, जिस इशू के बारे में बात की जा रही है उसका करंट स्टेटस क्या है, व्हाई इट इज इन न्यूज, क्यों ये पर्टिकुलर इशू जो है वो न्यूज में है, तो उसका व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है ना, कि किस बारे में बात की जा रही है, क्यों की जा रही है और कैसे ये पर्टिकुलर चीज इवॉल्व हुई है। तो इन एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा हो गया करंट स्टेटस कि करंट में उस इशू पे क्या चीजें हो रही हैं, बेसिकली क्यों ये न्यूज में है, ठीक है। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कॉज, वही कॉज में बेसिकली वाई कि क्यों आया, तो कॉज एंड अफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, ये इशू ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस पे ऐसा ये ओपिनियन या ये न्यूज में आया हुआ है और
उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट मतलब कि फ्यूचर इंपैक्ट, कि मतलब गवर्नमेंट कोई बिल लेके आई हुई है या कोई पर्टिकुलर हैपनिंग हुई तो उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा, इन फ्यूचर भविष्य में वो किस तरह से चीजों को प्रभाव डालेगा। ठीक है, उसके बाद नोट्स में बेसिकली आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को तो देखना है। ये 5-6 पॉइंट्स, 5 से 6 जो पॉइंट हैं वो आपको पिक करके रख लेने हैं बेसिकली, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस में, कि उसके पक्ष में कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं, उसके विपक्ष में कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं, मतलब प्रोज और कॉन्स में बेसिकली क्या क्या बातें की जा रही हैं। और उसमें बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 6 पॉइंट्स, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो वही कह लो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, या बेनिफिट्स बेसिकली क्या है, और चैलेंजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और एंगल होता है एनालिसिस का कि प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली किस प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है या वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये देखिए बेसिकली डिफरेंट एंगल्स हैं फ्रेंड एनालाइज करने का एडिटोरियल का। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट या फ्यूचर इंपैक्ट हो गया, देन प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लिया हमने, देन ओपिनियन की डिफरेंट जो यू कैन से डिफरेंट जो पक्ष हैं उसका ओपिनियन क्या है, उसका विचार क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है तो गवर्नमेंट उसके फेवर में बात करेगी, तो वहां से आपको पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अपोजिशन जो है उस बिल को क्रिटिसाइज करेगी, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेगी, तो वहां से आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए। और एक्सपर्ट और स्कॉलर जो है, ठीक है ना, वो भी अपने प्रोज और कॉन्स रखेंगे और साथ में कुछ वो वे फॉरवर्ड देंगे कि भाई कि ये पर्टिकुलर इशू है या कोई एक पर्टिकुलर बिल है, इसमें और क्या होना चाहिए तो ये बिल और भी ज्यादा इंक्लूसिव होगा और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। तो आपको इन तीनों पार्टीज का ओपिनियन ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ओपोजिशन क्या कह रहा है, और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। और लास्ट जो पैराग्राफ है आर्टिकल का, उसमें बेसिकली क्या होता है, सजेशंस और वे फॉरवर्ड, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन या गवर्नमेंट में कुछ सजेशंस वगैरह लिखे रहते हैं या वे फॉरवर्ड लिखा रहता है फ्रेंड। तो ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये भी सिखाता है कि आप अपने आंसर राइटिंग में अपने आंसर को कैसे कंक्लूड करेंगे। तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और फॉरवर्ड लुकिंग होता है। निगेटिव या क्रिटिसिज्म, नेगेटिव चीजें या क्रिटिसिज्म जो है वो इसमें कंक्लूजन में नहीं लिखी रहती हैं। तो आपको भी अपने आंसर को लिखते समय इन बातों का ध्यान में रखना है। तो ये डिफरेंट वेज होगा जिसके थ्रू आप अपने एडिटोरियल को एनालाइज कर सकते हैं और सेम चीजों को आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो नोट्स में आप इन्हीं बस 5-6 चीजों का आप नोट्स लिखेंगे, इससे ज्यादा नोट्स नहीं लिखेंगे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं उनको वो स्टार्टिंग में न्यूज मतलब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वो केवल फैक्ट्स को कलेक्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स आप ये बात समझिए, फैक्ट जो होता है वो आपके आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए होता है, मतलब आपके आर्गुमेंट जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फैक्ट्स का यूज किया जाता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट ने कोई एक आर्गुमेंट दी किसी पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, तो इस आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए वो एग्जांपल के फॉर्म में कुछ फैक्ट्स डालते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर इनइक्वालिटी की बात करें हम, कि जैसे हमारे इंडिया में बेसिकली जो इनकम में इनइक्वालिटी काफी बढ़ती जा रही है, तो हमने तो एक मतलब ओपिनियन दे दिया कि इनइक्वालिटी जो है वो बेसिकली इंडिया में इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, आपने इकोनॉमी में के शेप्ड रिकवरी की बात सुनी होगी पोस्ट कोविड। तो इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो अब इसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा ऑक्सफैम के रिपोर्ट से कि एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट टॉप 1% पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज होल्डिंग 57% ऑफ वेल्थ। ओके, तो ये जो मैंने बात कही कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इस बात को ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट प्रूफ कर रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं, तो आंसर राइटिंग करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई 5-6 पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर इशू पे लिखते हैं तो आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना, इन फैक्ट्स को यूज करके आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एडिटोरियल पढ़ना है, कैसे एक्सपर्ट्स ने इन चीजों का यूज किया हुआ है और अपने आंसर को किस वे में सब्सटेंशिएट किया हुआ। हमें केवल डीसी डेटा कलेक्टर नहीं बनना है, केवल हम डेटा यूज करते रहे नहीं, हमें बस सिग्निफिकेंट डेटा को ध्यान में रखने हैं और उससे अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था फ्रेंड। तो इसको, इस फ्रेमवर्क को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको 5-6 बार पढ़िए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए एडिटोरियल में। 10-15 आर्टिकल में ये यूज करने के बाद आप इस यूज टू हो जाएंगे बिल्कुल। और आपका जो माइंड है वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। किसी भी एडिटोरियल को आप मतलब
तुरंत इसको पूरा ओपन करके सारा 360 डिग्री एनालिसिस आप कर देंगे, और यही इन्हीं चीजों से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उनको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेसिकली अगर जिनको पता नहीं है, जिन्होंने सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं इन जनरल बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल न्यूज हम फ्रेंड्स अवॉइड करना है। जो पॉलिटिकल न्यूज है उनको हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि उनका हमें हमारे एग्जाम से हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हमें अवॉइड करना है। तो कैसे न्यूज़ पे हमें बेसिकली फोकस करना है? तो अगर जुडिशियरी का कुछ न्यूज़ आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या कुछ इनिशिएटिव्स लिए, या किसी स्टेट की किसी हाई कोर्ट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कोई बिल लेके आ रही है, कोई बिल पास कर रही है, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट पास कर रही है, कैबिनेट ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया, ठीक है ना, तो वो डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया जो जिस पे आपको फोकस करना है, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई, जैसे कि अभी मैंने ऑक्सफैम के रिपोर्ट की बात करी कि इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो ऑक्सफैम बेसिकली पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, इस इंडेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सपोज जैसे कोई हंगर इंडेक्स आया, जैसे हंगर इंडेक्स में अगर अभी आप जैसे 2021 में जो रिपोर्ट, अगर हंगर रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है उसमें इंडिया की रैंक जो है 101 है। तो हमें किन किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है कि हंगर इंडेक्स है तो उसमें कि कौन जो है हंगर इंडेक्स पब्लिश करता है, कि कौन पब्लिश करता है, उसका कंटेंट क्या है, बेसिकली इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है, और वेरिएबल्स क्या है, मतलब कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स को वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सारे रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं इनको ध्यान में रखना है। प्लस उसके बाद कोई कमिटी या कमीशन का कुछ रिपोर्ट आया, पब्लिश हुआ, तो उनका उस कमिटी या कमीशन के रिपोर्ट को बेसिकली, ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है। जो कमिटी के जो चेयरमैन है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, जैसे अभी मैरिज जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, तो वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन से किया है? तो जया जेटली कमिटी। तो आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जया जेटली कमिटी का जो गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया था वो किस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग किया था। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एक और कमिटी का मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जैसे जस्टिस रोहिणी कमिटी। तो जस्टिस रोहिणी कमिटी ने बेसिकली ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन जो है उसके रिगार्डिंग जस्टिस रोहिणी कमिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी। तो इस तरह से आपको कमिटीज वगैरह के रिगार्डिंग आपको, तो कमिटी का नाम, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कमिटी एस्टैब्लिश करी गई थी, और कमिटी का रिकमेंडेशन क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है ना, और प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट कोई नई प्रोग्राम, कोई पॉलिसीज स्टार्ट करती है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, और वो गवर्नेंस का भी बेसिकली पार्ट हो जाता है, और वो नेशनल करंट अफेयर्स का भी बेसिकली पार्ट हो जाता है। तो नेशनल करंट अफेयर्स पे आपको फोकस बनाए रखना है। जैसे कि कई सारे मैटर्स हो गए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट आई हुई है। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की आपने न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो इसको आपने सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, है ना, वाटर क्लीननेस, रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर रही हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखनी है। प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कोई ट्रीटी हुई, जैसे अभी जैसे है मोदी जी ने COP26 जो है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो ग्लासगो में जो हुआ था, उस पर मोदी जी ने अभी अटेंड किया हुआ था। तो उसमें मोदी जी ने इंडिया ने क्या क्या बेसिकली स्टेप्स लिए, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। UNFCCC है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस को, ट्रीटीज को, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी बेसिकली न्यूज में है, ठीक है ना, तो उस प्लेस को लोकेट करना और उसके आसपास के वाटर बॉडीज, कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज वगैरह को ध्यान में रखना। ये सारे जो न्यूज़ हैं वो बेसिकली आपके काम के होंगे। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में RBI से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बाई एनियल जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी रेट का जो डिसीजन लेती है बेसिकली, तो उनका डिसीजन क्या हुआ, क्यों वो डिसीजन पर्टिकुलर उन्होंने लिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है इकोनॉमी के रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फील्ड है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, वो सारे न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई,
कोई रिपोर्ट आया, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई न्यूज आया, कोई रिपोर्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आया, कोई रिपोर्ट आया, कोई आर्टिकल आया, तो वो आपको इंपॉर्टेंट होता है। साइंस एंड टेक, एस&टी में बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफी पूछे जाते हैं। जैसे इसरो का कोई मिशन हो गया, जैसे अभी इसरो जो है, ठीक है ना, अभी आदित्य मिशन के रिगार्ड, आदित्य मिशन की भी लॉन्चिंग होने वाली है, ठीक है, और कई सारे अभी इसरो के जो 2022 के फर्स्ट वीक में कई सारे इसरो प्रोग्राम्स जो है, कई सारे मिशंस जो है लॉन्च करने वाला है, तो उन पे मतलब उनको वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नासा का कोई जो नासा का जैसे कोई सा भी लॉन्च हो गया बेसिकली, जैसे अभी रिसेंटली नासा ने जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है ना, उसको अभी नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसको हम टाइम मशीन का नाम भी दिया गया हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हबल टेलीस्कोप था जो एक्सपायर हो चुका, तो इसका रिप्लेसमेंट बेसिकली जेम्स वेब टेलीस्कोप से किया जा रहा है। बायोटेक, अभी देख लीजिए कोविड का टाइम है बेसिकली, तो डिफरेंट जो डीएनए और डीएनए बेस्ड वैक्सीन वगैरह गवर्नमेंट लेके आई हुई है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G अभी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो वो इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में गवर्नमेंट के डिफरेंट जो मिसाइल्स वगैरह को गवर्नमेंट जो टेस्ट करती रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आती है तो वो इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसका यूज़ किया जाता है बेसिकली, जैसे बीटी कॉटन वगैरह हो गया, है ना, बीटी कॉटन, और इन कई सारी चीज़ें, जैसे कि अभी हाल ही में अभी न्यूज में आया था कि मॉस्क्यूटो जेनेटिक इंजीनियर करके मॉस्क्यूटोज जो है उस बेसिकली डेंगू का जो प्रॉब्लम है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्यूटोज, ठीक है ना, डेवलपमेंट किया गया था यूएसए में के फ्लोरिडा प्रोविंस में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके काम के। और लोकल न्यूज़ को अवॉइड करना है। लोकल न्यूज़ जो होता है, हर न्यूज़पेपर में कहीं का भी पब्लिकेशन लोकल न्यूज़ वगैरह बेसिकली होता है, तो लोकल न्यूज़ का जो है उसको अवॉइड करना है। कभी किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट स्कीम काफ़ी चर्चा में है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हर लोकल न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। लोकल पेज को आप अवॉइड करें। प्लस गेम्स तो ऐसा नहीं, 2021 के प्रीलिम्स में गेम्स पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा सकता है। बट गेम्स सेक्शन बेसिकली फ्रेंड्स मैं इसलिए एक बार जरूर देखता हूं क्योंकि गेम्स में कई बार कोई जैसे ओलंपिक्स हुआ या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, या कोई पर्टिकुलर जैसे प्लेयर है वो काफ़ी टाइम से उसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब चल रहा था, बट सडनली उसने बाउंस बैक किया, तो उनके काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। और स्पोर्ट्स बेसिंग फ्रेंड्स ऐसा सेक्शन है कि सबको स्पोर्ट्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उनका डिसिप्लिन, ठीक है ना, काफ़ी मायने रखता है हम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो कई सारे ऐसे मोटिवेटिंग आर्टिकल्स छपते रहते हैं जो काफ़ी मतलब माइंड के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं। तो एज एन इंटरटेनमेंट मैं इसको भी एक बार जरूर देखता हूं। और अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं मना करूं तब भी आप एक बार जरूर ही देखेंगे। तो ये सारे बेसिकली जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने इस एक ही वीडियो में मैंने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर दिया है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है ना। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड मोर देन 70% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और इससे आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, और उसको मैं एक कोट के साथ क्लोज करूंगा, लाइक कबीर सांचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे तबहु न छाड़े खेत। तो फ्रेंड्स आपको जो ये जो यूपीएससी का जो फील्ड है उसको आपको छोड़ना नहीं है, एकदम डटे रहना है एक सूरमा की तरह, ठीक है ना। आप एक ट्रू सीकर बनिए, ठीक है ना, बिकम अ ट्रू सीकर। और आपका जो फील्ड है, आपका जो प्रिपरेशन का जो फील्ड है उसको छोड़िए नहीं, डट के मेहनत करते रहिए और गॉड जरूर आपको ब्लेस करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो रिजल्ट है डेफिनेटली एक दिन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज टुडेज वीडियो। वी विल कम विथ another video with some other topic. Okay, so thanks for watching. Please like, subscribe and comment if you find this information useful, and we are going to come with more such videos which will help you in your preparation. Okay, so अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है ना। बी हैप्पी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। थैंक यू।